वेलकम टू सूर्यवंशी बायोलॉजी क्लासेस। दोस्तों, आज हम एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन जो टॉपिक है उसमें प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट्स का हम प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, क्रॉप प्लांट्स, जो फसल है उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे। जब से हमने होश संभाला है इंसान ने, तब से लेकर के आज तक हमारे पास के क्रॉप प्लांट्स, फसलें और जो एनिमल्स प्राणी, उनके इंप्रूवमेंट के प्रोग्राम्स हम चलाते आए हैं। भले ही आप और मैं उन प्रोग्राम से दूर, लेकिन एक वर्ग है जो उसमें लगा रहता है कि किस तरह से हमारे क्रॉप्स माने फसल, द प्लांट्स दैट वी ग्रो इन द फील्ड्स विल गिव मोर यील्ड, विल गिव बेटर परफॉर्मेंस। उनका परफॉर्मेंस कैसे बेहतरीन से बेहतरीन हो, इसके लिए दे आर ऑलवेज ट्राइंग, हमेशा वो उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। इसी को प्लांट ब्रीडिंग बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लांट ब्रीडिंग? प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या है कि आप जो भी करो जिससे क्रॉप का परफॉर्मेंस सुधारे, एनीथिंग यू डू टू इंप्रूव द व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ क्रॉप प्लांट्स, जिससे इकोनॉमिकल बेनिफिट्स टू द फार्मर्स मिले, फार्मर्स को बेनिफिट मिले, ऐसा कुछ भी करो। किसके साथ? प्लांट्स के साथ, बोले तो क्रॉप के साथ, फसल के साथ। आप जो भी करेंगे टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड एज द प्लांट ब्रीडिंग। इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ चेंजिंग एंड इंप्रूविंग द जेनेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रॉप प्लांट्स। देखो, आप जब उसके इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो इंप्रूवमेंट बाहर से नहीं होता है। जब तक उसका जेनेटिक्स नहीं बदलेगा वो प्लांट इंप्रूव नहीं होगी। हम बोलते ना कि ये फलाना आम जो है वो खट्टा है क्योंकि उसकी नस्ल ही वैसी है। ये आम जिस पेड़ का गुठली हमने लगाई थी वो भी खट्टा था, इसलिए ये जो है वो खट्टा है। अगर उस खटास को आपको मिठास में कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली आपको उसका जेनेटिक्स बदलना होगा। फिर इसके कई तरीके हैं। जेनेटिक्स बदलने का एक ही तरीका नहीं कि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग ही करो, नॉट नेसेसरी। कई बार आप सिलेक्शन करके भी जेनेटिक्स को चेंज कर सकते हैं। सिलेक्शंस, हाइब्रिडाइजेशन से भी उसके अंदर चेंज ला सकते हैं। प्लांट ब्रीडिंग दोस्तों, हम जब से मतलब एग्रीकल्चर शुरू करें, इन द प्री हिस्टोरिक मैन, इतिहास पूर्व जो मनुष्य है उसने प्लांट ब्रीडिंग शुरू करी थी। तकरीबन 9000 से लेकर के 11000 साल पहले पहली प्लांट ब्रीडिंग हुई थी। The 9000 to 11,000 years before there was the first plant breeding by the prehistoric man. अब ये प्लांट ब्रीडिंग किसने करी, इसका कोई नाम दर्ज नहीं है। This was by prehistoric man. ये प्रीहिस्टोरिक मैन के द्वारा की गई एक पहली प्लांट ब्रीडिंग है 9000 से 11000 साल पहले। क्या बोला, किसको बोलेंगे प्लांट ब्रीडिंग? कि एनीथिंग दैट वी डू टू इंप्रूव द जेनेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड एज द प्लांट ब्रीडिंग। एनीथिंग दैट यू डू, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं वाक्य, आप जो भी करेंगे किसके लिए? क्रॉप का जेनेटिकल परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। जब उसका जेनेटिक्स बदलेगा तो अपने आप उसके डेफिनेटली लक्षण भी बदलेंगे। अच्छा, ये जो बदलाव हम ला रहे हैं वो बदलाव पॉजिटिव बदलाव होगा, बदलाव नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन फार्मर की दृष्टि से आप देखो, यू कीप योरसेल्फ एट द प्लेस ऑफ फार्मर्स, यू सी टुवर्ड्स योर फार्म बाय द विजन ऑफ फार्मर। आप किसान की नजर से आपके खेत या फसलों को देखो, आपको क्या अपेक्षा रहती है? वही अपेक्षा प्लांट ब्रीडिंग से हम पूरी करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग से आप जेनेटिक्स को बदलते हैं और फसल में वो चेंजेस लाते जो फार्मर डिजायर करता है, फार्मर एक्सपेक्ट करता है। यू ब्रिंग दोज चेंजेस दैट द फार्मर एक्सपेक्ट फ्रॉम इट्स फील्ड। उसके फील्ड से वो कुछ चीजें अपेक्षित करता है कि मुझे ये चाहिए, वो चीजें आप प्लांट ब्रीडिंग से हासिल करते। जैसे कि आई विल टेल,
व्हाट द फार्मर वांट्स, क्या चाहिए, एक किसान को क्या चाहिए। हम प्लांट ब्रीडिंग क्यों करते हैं? प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, सबसे पहला उद्देश्य, पूरी दुनिया भर के किसान इस उद्देश्य के लिए प्लांट ब्रीडिंग करेंगे, और वो उद्देश्य है ओके इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। जो उत्पादन है वो क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए, बरोबर। द प्रोडक्शन इट नीड्स द मोर, पहला उद्देश्य प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए। दूसरा जो उद्देश्य प्लांट ब्रीडिंग का, दूसरा उद्देश्य वो है इंप्रूवमेंट इन यील्ड, व्हाट यू से, क्वालिटी, क्वालिटी बेटर चाहिए, क्वालिटी एकदम बेहतरीन क्वालिटी चाहिए। व्हाट इट नीड्स द बेटर क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी। किसी भी फार्मर को अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना उसको अच्छा लगेगा। भाई अगर मुझे एक साल अगर 1 एकड़ में समथिंग 5 क्विंटल कपास हुआ, तो मुझे नेक्स्ट ईयर उसी में 6 क्विंटल 7 क्विंटल कपास हो। देखो दोस्तों, हमारे भारत में सोयाबीन का एक बैग 4 या 5 क्विंटल का एवरेज देता है, तो वही यूएस में जो फार्मर है, सोयाबीन ग्रोअर है, वो तकरीबन 44 क्विंटल या 40 क्विंटल एक बैग से अगर प्रोडक्शन निकालता है, तो उसका प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम डेफिनेटली हमारे से बेहतर है। उसके साथ साथ अगर क्वालिटी की बात करें, जब आप इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए जाते हैं, तो हमारी क्वालिटी हमें पता चलती है कि जब इंटरनेशनल खरीदार जब हमारे प्रोडक्ट्स को ज्यादा पसंद देंगे, सम्मान देंगे, तो डेफिनेटली योर प्रोडक्ट इज क्वालिटी। प्लांट ब्रीडिंग का ये उद्देश्य आज ग्लोबल मार्केट है। आज का मार्केट नॉट लोकल मार्केट, टुडेज मार्केट इज ग्लोबल मार्केट। हम देखते हैं कि नासिक से हमारे ग्रेप्स जो है वो अब्रॉड जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, हमारे हिमाचल के एप्पल बाहर जा रहे हैं। तो डेफिनेटली हमने प्लांट ब्रीडिंग में इंप्रूवमेंट करी है। एप्पल के लिए प्लांट ब्रीडिंग, ग्रेप्स के लिए प्लांट ब्रीडिंग। सो प्लांट ब्रीडिंग से हमें अपेक्षा नंबर 1 प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, अपेक्षा नंबर 2 क्वालिटी बेटर चाहिए, इंप्रूव क्वालिटी, बेटर क्वालिटी, दैट वी वांट बेटर क्वालिटी, हमें क्वालिटी बेटर चाहिए। तीसरा उद्देश्य हमें क्या चाहिए? प्लांट ब्रीडिंग से हमें अपेक्षा क्या है? प्लांट ब्रीडिंग से हमें अपेक्षा है कि हमें जो है वो प्लांट ब्रीडिंग से डिसीज रेजिस्टेंस चाहिए, डिसीज रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस चाहिए, पेस्ट रेजिस्टेंस चाहिए, ड्रॉट रेजिस्टेंस चाहिए। ड्रॉट माने सूखा, अकाल, दुष्काल, पानी की कमी। ओके, ड्रॉट रेजिस्टेंस चाहिए, ड्रॉट रेजिस्टेंस चाहिए। और क्या चाहिए? आपको चाहिए कि बेटर वाला जो है वो क्या मिले? ओके, उत्पादन मिले, लेकिन कम से कम इन्वेस्टमेंट में मिले। व्हाट यू नीड बेटर प्रोडक्शन इन मिनिमम इन्वेस्टमेंट। आपकी लागत, आपका जो खर्चा है वो कम हो। अगर खर्चा कम है तो आपका डेफिनेटली प्रोडक्शन ज्यादा दिखता है, आपकी जो आमदनी है वो बढ़ जाती है। अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो खेत में कई बार हम किसान से सुनते हैं कि हम डाल रहे तो बहुत, निकल रहा बहुत कम। ये वाक्य हमें जनरली सुनने को मिलता है कि आजकल खेती में कुछ पड़ा नहीं है, शेतात काही पडलं नाही, शेती सोडून आम्हाला सगळं चांगलं है। बोले तो गलती कहां हो रही? दोस्तों, ये गलती यहां हो रही, हमारा प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम कहीं ना कहीं तो मार खा रहा है। क्यों 1 एकड़ वाला किसान, 2 एकड़ वाला किसान, 3 एकड़ वाला किसान विदेशों में बेहतर जिंदगी जीता है, और हम जो है उससे ज्यादा लैंड होल्डिंग
जमीनें हमारे पास उससे ज्यादा है, फिर भी हम कंप्लेंट्स क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं तो गलती यहां हो रही है. There is the problem in plant breeding program. So what is the plant breeding? It is anything that you do to improve the genetical properties of crop plants. आप कुछ भी करो जिससे क्रॉप या फसल का जेनेटिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो, दैट इज व्हाट इज द प्लांट ब्रीडिंग. उद्देश्य क्या है प्लांट ब्रीडिंग क्यों करना? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द क्वालिटी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए, डिसीज रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस, पेस्ट माने कीड़, फसल को लगे वाली जो कीड़ है उसको बोलते हैं पेस्ट. उसके बाद ड्रॉट, सूखा भी है तो वो प्लांट टिकना, दैट इज द ड्रॉट रेजिस्टेंस. इसके अलावा वाटर स्ट्रेस बियर करने को, कई बार जमीन बहुत बंजर होती है, उसमें भी अगर हम प्लांट्स को बढ़ा रहे तो ये उस तरह की नस्ल, त्या प्रकारची जात त्या पिकाची बनवावं लागते जी कमी फर्टाइल सॉइल आहे, लेस कम उपजाऊ जमीन है फिर भी वहां टिके. अगर देखना है दोस्तों तो इजराइल को देखिए, रेगिस्तान वाला देश है. आज इजराइल ग्रीन रिवॉल्यूशन कर चुका है. आज इजराइल जो ओरिजिनल बाय बर्थ इन बॉर्न जो एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री है, उनको भी शर्म आए इस तरह से इजराइल ने प्रोग्रेस करी. इजराइल का प्रोग्रेस देख करके वी विल अमेज्ड दैट अ कंट्री विच इज हैविंग टोटल डेजर्ट, बरसात बहुत कम, फिर भी वहां पे जो हम बोलेंगे ना जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, क्वालिटी है, उस प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है वो अनमैचेबल है, उसका कोई तोड़ नहीं है. तो ये बात जो है वो प्लांट ब्रीडिंग से उन्होंने हासिल करी है. तो दोस्तों प्लांट ब्रीडिंग करना कैसे? अब कुछ लोग बोलेंगे सर प्लांट ब्रीडिंग की गई, आप उससे जो फसल है उसका जेनेटिकल प्रॉपर्टीज बढ़ेगा, लेकिन करना कैसे? हाउ टू प्रोसीड फॉर द प्लांट ब्रीडिंग? प्लांट ब्रीडिंग करना कैसे? देखो हम पहले से शुरू से प्लांट ब्रीडिंग करते आए हैं और प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप्स, प्लांट ब्रीडिंग के मेथड्स भी इंप्रूव होते आए हैं. सबसे पहले अगर प्लांट ब्रीडिंग किसी ने करी तो उसका प्रकार था सिलेक्शन. सिर्फ बेटर को सिलेक्ट करो, सिलेक्शन. इसके आधार पर हम कई साल जिए. इस टेक्निक के आधार पर सिलेक्ट, अच्छे वाले सिलेक्ट करो, लेस और वर्स क्वालिटी जो है, जिसकी क्वालिटी बेकार है उसको रिजेक्ट करो, बेटर वाले सिलेक्ट करो एंड लेस जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाले उसको रिजेक्ट करो. सिलेक्शन के बाद आया जो दौर था दैट वाज हाइब्रिडाइजेशन, सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन. ये भी प्लांट ब्रीडिंग का एक टेक्निक है. हम इससे भी प्लांट ब्रीडिंग करें, वो बहुत पुरानी प्लांट ब्रीडिंग है. उसके बाद आया सेक्सुअल मेंडलिज्म, नॉर्मन बोरलॉग का तरीका, हाइब्रिड वैरायटीज आए. उसके बाद दौर आया दोस्तों ऑफ द यू कैन से म्यूटेशनल ब्रीडिंग. उसके बाद दौर ये प्लांट ब्रीडिंग के तरीके, किस तरह से प्लांट ब्रीडिंग भी इंप्रूव होती गई. प्लांट ब्रीडिंग क्रॉप को इंप्रूव करती है, लेकिन प्लांट ब्रीडिंग के तरीके भी सुधरते गए. जो ब्रीडर है, प्लांट ब्रीडर, ये करने वाला भी एक प्लांट ब्रीडर था जिसका नाम दर्ज नहीं इतिहास में. ये प्रीहिस्टोरिक मैन है. ये करने वाले हमारे पास नाम है जो हाइब्रिडाइजेशन करने वाले. मेंडल ने सिखाया और नॉर्मन बोरलॉग ने उसको कमर्शियलाइज किया. मेंडल ने उसके प्रिंसिपल्स दिए तो एन बोरलॉग ने जो है ना उसको कमर्शियल तरीके से इस्तेमाल किया वीट की वैरायटीज को बनाने के लिए. इसको भी देखेंगे इसी टॉपिक में. म्यूटेशनल ब्रीडिंग ये भी एक तरीका आज का जो आज की जनरेशन है उसका तरीका है. इसके आगे है जेनेटिक इंजीनियरिंग. ये भी एक प्लांट ब्रीडिंग का ही तरीका होता है. दिस इज आल्सो वन ऑफ द वे ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग. ये जेनेटिक इंजीनियरिंग भी एक प्लांट ब्रीडिंग का ही तरीका है. टिश्यू कल्चर इज आल्सो वन ऑफ द वे ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. टिश्यू कल्चर भी हम
प्लांट ब्रीडिंग का ही तरीका मानते हैं, टिश्यू कल्चर। इन सब से हमारे देखो आज अगर आप देखते हैं तो भूखमरी से मरना ये बात रेयर है। भूखमरी से कोई नहीं मरता आजकल, मतलब आपके नॉलेज में तो नहीं होगा कि somebody died due to no food, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस दुनिया में। इसका कारण है प्लांट ब्रीडिंग, क्योंकि आज खाना इतना अवेलेबल है कि जो कम से कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट में हम खाना खा सकते हैं, इतना अवेलेबल है। इसका क्रेडिट जाता है अच्छी नस्ल, अच्छी वैरायटी, अच्छी जात फसल की, बेस्ट क्वालिटी। आज मरने के कारण अलग अलग है, लेकिन भूख नहीं। एक जमाना हुआ करता था जब लोग भूख से भी मरते थे, सुनकर के अजीब लगता है, लेकिन उस समय बेस्ट क्वालिटी क्या नहीं था, वैरायटीज नहीं थे। बेस्ट क्वालिटी जातियां नहीं थी, और यह कारण था कि अनाज कम निकलता था। आज अनाज की कोई कमी नहीं है। अगर बरोबर से बांटा जाए तो हर व्यक्ति को सफिशिएंट अनाज खाने के लिए मिलता है। इसका क्रेडिट जाता है इस प्लांट ब्रीडिंग को। तो दोस्तों, ये उद्देश्य प्लांट ब्रीडिंग की, दीज आर द वेज एंड दीज आर द मेथड्स। अलग अलग जमाने में, अलग अलग दौर में अलग अलग तरीके से प्लांट ब्रीडिंग करी। एक समय था जब सिलेक्शन से प्लांट ब्रीडिंग करी, उसके बाद दौर आया हाइब्रिडाइजेशन से प्लांट ब्रीडिंग करी, इससे बेहतर था। उसके बाद इंप्रूवमेंट आई और प्लांट ब्रीडिंग म्यूटेशन से करवाई, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग से करवाई, और प्लांट ब्रीडिंग हम आजकल टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आजकल तो नैनो टेक्नोलॉजी, इससे प्लांट ब्रीडिंग हो रही है, जिससे इंप्रूवमेंट ऑफ योर क्रॉप इज द बेस्ट। हाईएस्ट लेवल पर आजकल हमारे प्रोडक्शन चल रहे हैं। आगे जाकर के प्लांट ब्रीडिंग कहाँ रुकेगी इसका कोई अंदाज नहीं है दोस्तों। जब तक हमारी मानव सभ्यता है तब तक ये प्लांट ब्रीडिंग चलते रहेगी, क्योंकि मानव है तो उसको खाना है, इंसान है तो उसको खाना भी लगता है, और खाना है तो फसलें लगती है, और फसलें हैं तो उसकी इंप्रूवमेंट एंड इंप्रूवमेंट ये चलता रहेगा। अभी तो आपकी उम्र छोटी है, लेकिन जब हम छोटे थे तो अंगूर आया करते थे, ये मोटे मोटे अंगूर, और उसके अंदर ज्वार के दाने इतने मोटे बीज। हम अगर 5 अंगूर खाएंगे तो शायद एक मीठा लगे, बोले तो 4 अंगूर तो खट्टे लगते थे। ये समय था 80, 1980, 1985, 1990। उसके बाद जो समय बदला, जो अंगूर की क्वालिटीज आई आज, पहली चीज तो सीडलेस अंगूर बने सीडलेस। मिठास की तो बात ही मत करो, इतने मीठे की शक्कर जैसे लगते हैं। पपया, आजकल सीडलेस पपया बन रहे, विदाउट एनी सीड पपया। प्रोडक्शन की बात करेंगे तो एक पपया के प्लांट को 100, 150, 200 फ्रूट्स। अगर हम देसी आम, गौरानी जिसको हम बोलते आम की गुठली लगाए तो उसको बड़ा होकर के आम के फल लगने को शायद 15 साल लगते थे। कई बार जिसने आम लगाए उसको नहीं मिलते थे, उसकी अगली पीढ़ी को मिलते थे। आजकल आम की ऐसी नस्लें आई है जो सिर्फ 2 और 3 साल में उसको फल लगाता है। You will find the fruits. पेरू, गावा 9 months में वो प्लांट just the height of 4 feet and it has a number of गावा fruits. पेरू के फल लगते हैं। ये प्लांट ब्रीडिंग का नतीजा है दोस्तों। पहले मोटी बड़ी सी जमीन में इतना सा प्रोडक्शन होता था, आज इतनी सी जमीन में इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है। ये प्लांट ब्रीडिंग है। हमारी फसलें कम से कम पानी में भी आ रही, कम से कम रोशनी में आने की फसलें बनाई। सो दिस ऑल क्रेडिट गोज टू द प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। तो प्लांट ब्रीडिंग के प्रोग्राम भी जैसे जैसे समय आ रहा है वो बदलते जा रहे दोस्तों। अब हम देखेंगे प्लांट ब्रीडिंग के सेकंड जो मैंने तरीका बोला था वो था हाइब्रिडाइजेशन का। पहला तरीका सिलेक्शन, जो प्री हिस्टोरिक मैन ने 9000 साल पहले करा था, वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं था। बात क्लियर करो, प्लांट ब्रीडिंग जो 9000 साल पहले, 11000 साल पहले जिसने भी करा होगा वो हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग ये तरीके नहीं थे।
11,000 साल पहले जो प्री हिस्टोरिक मैन था, उसने जो प्लांट ब्रीडिंग करी वो तरीका सिलेक्शन था। हम सिलेक्शन तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, सिलेक्शन के थोड़ा आगे बढ़ रहे, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ये जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं, ये स्टेप्स प्लांट ब्रीडिंग बाय हाइब्रिडाइजेशन के हैं। इट इज बाय हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तरीके से किस तरह से प्लांट ब्रीडिंग करी जाए, हाउ द प्लांट ब्रीडिंग वी शुड कंटिन्यू बाय हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन दोस्तों ये तरीका हमें बहुत ही इफेक्टिवली सिखाया बाय मेंडल। उनका भी टॉपिक्स हमारे स्टडी के लिए है। मेंडल ने हमें हाइब्रिडाइजेशन के तरीके पढ़ाए, मेंडल ने हमें हाइब्रिडाइजेशन का तरीका सिखाया, उसको कमर्शियली इस्तेमाल करा डॉक्टर एन बोरलॉग ने 1960, जिनके लिए उनको पीस का नोबेल पुरस्कार दिया। इतना बड़ा काम उनका था क्योंकि 1960 के बाद, 1960 के बाद जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो क्रांति आई, हम उसको हरित क्रांति बोलते हैं। टेंस ऑफ टाइम्स द प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, क्वालिटी इंक्रीज्ड। ऐसे 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 हमने बदलाव लाए जिसपे विश्वास करना मुश्किल था कि इस तरह से हमने चेंज करे प्रोडक्शंस को। तो दोस्तों हम हाइब्रिडाइजेशन ये तरीका हम देख रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो तरीका है वो सेक्सुअल तरीका है, जिसमें हम मेल और फीमेल सेक्स, दो अलग अलग वैरायटीज के, दो अलग अलग जाति के, दो अलग अलग नस्ल स्पीसीज एक है तो बेटर होता है, दो डिफरेंट स्पीसीज है तो सेक्सुअल तरीका मुश्किल जाता है। तो एक ही स्पीसीज में कई वैरायटीज होते दोस्तों। आज चावल, ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा, ये सटाइवा जो है वो क्या है, स्पीसीज है। ओराइजा क्या है, जेनेरिक नेम। तो सटाइवा के अंदर 4000 जातियां हैं दोस्तों। दुनिया भर में 4000 से भी ज्यादा किस्में, अलग अलग टाइप्स ऑफ राइस लगाए जाते हैं। ओके, तो ऐसे दो अलग अलग प्लांट्स एक जात के, इनको सेक्सुअली क्रॉस करना है। एक का पोलन दूसरे का स्टिग्मा, इस तरह से, एक का एंड्रोशियम दूसरे का गाइनोशियम, और फिर उनको जो है वो मल्टीप्लाई करना है ताकि दोनों के लक्षण आए, उसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। सो हाइब्रिडाइजेशन करने से पहले आपको पहली स्टेप जो है वो क्या चाहिए, दिस कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। इसको समझ लो दोस्तों। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी में हम स्पेशली क्या करते, तो इसके अंदर करते हैं हम जर्म प्लाज्म कलेक्शन। जर्म प्लाज्म कलेक्शन, जर्म प्लाज्म कलेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय जर्म प्लाज्म कलेक्शन? दोस्तों आप किसी भी फसल में जब हाइब्रिडाइजेशन करने जा रहे तो उस फसल की जितनी प्रकार, जितनी विविधता, वेरिएबिलिटी, वैरायटीज पूरी दुनिया में है, उनके आप मटेरियल कलेक्ट करो, सीड, कटिंग्स, ट्यूबर्स, जो भी है। खासतौर पे अगर सेक्सुअल करना चाहते हैं तो सीड्स जमा करना है। सीड जमा कर रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके साथ उसका जेनेटिक मेकअप, जीन्स जमा कर रहे हैं। जितनी अलग अलग प्रकार की वैरायटीज है, क्योंकि इफ आप कोई भी प्लांट अगर देखते दोस्तों तो उसके जो वाइल्ड रिलेटिव्स हैं, आज की फसल जो लगा रहे वो 1 लाख साल पहले वो फसल उसी फॉर्म में थी, वो प्लांट। आज आप जो केली लगाते हैं 1000 साल पहले या 2000 साल पहले वैसी केली थे, ऐसा नहीं। आज हम अंगूर जो लगाते हैं वो अंगूर 2000 10,000 साल पहले वैसे अंगूर थे, ऐसा नहीं है। वो अंगूर हम खा भी नहीं सकते थे, ऐसे है। आज के अंगूर 10,000 साल का जो प्रवास हुआ है, सफर हुआ है, उस प्रवास में, उस सफर में इसके साथ प्लांट ब्रीडिंग करके करके यहाँ तक अंगूर लाए। अब आगे के अंगूर और ज्यादा बेटर रहेंगे, इसकी गारंटी। अगले जो अंगूर आएंगे 1000 साल के बाद जो अंगूर रहेंगे वो आज के अंगूर से भी बेस्ट क्वालिटी रहेंगे, क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम तब तक बहुत अच्छा हुआ होगा। तो आप उनके जो रिलेटिव्स है, उनके जो रिश्तेदार है, आज की फसल के पीछे के रिश्तेदार, उनमें जो वैरायटी है उसको भी आप जमा करते हैं। ये अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स जब हम जमा करते हैं तो हमें मिलता है एक जर्म प्लाज्म कलेक्शन, उसका पूरा जेनेटिक मेकअप मिल जाता है। और हम बैठ करके फिर कर सकते हैं इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। भाई आपके पास एक फसल जो है उसकी 1000 जातियां आई है, आपको 2 को चुनना है।
1000 जात में से 2 जात को चुनना है आपको। 2 जातियां ऐसी जिसकी क्वालिटीज आपको एक्सपेक्टेड है, यू एक्सपेक्ट द क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर 2 वैरायटीज। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 1000 का जो जर्म प्लाज्म कलेक्शन है आपके पास, जो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी हुआ है, विविधता, ये भी एक प्लांट है, ये भी एक प्लांट है, ये भी एक प्लांट है, ये एक ही जात के प्लांट है। ये अफ्रीका से है, ऑस्ट्रेलिया से है, इंडिया से है, इंडिया से, गुजरात से, केरला से है, फलाना अंडमान से है कि नहीं, ये अमेरिका से, ये वॉशिंगटन अमेरिका से है, न्यूयॉर्क अमेरिका से। ऐसे 1000 किस्में आपने सपोज एक जात, सपोज ये चावल है या ज्वार है या कुछ भी, तो इसमें से आपको सबसे ज्यादा लक्षण किसके अच्छे लगे, किन 2 वैरायटीज के लक्षण अच्छे लगे, तो उनको थोड़ा सा आप आइसोलेट करो। सपोज दिस इज बेटर फॉर यू एंड दिस इज बेटर फॉर यू, तो इनका आपने सिलेक्शन क्यों किया, मूल्यमापन करके। इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन। व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यमापन। दोस्तों सपोज ऐसा है कि आपके पास 10 जॉब ऑफर्स है, 10 तरफ से आपके पास जॉब आ रहा है। ये हुई कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, विविधता। 10 तरफ से आपके पास जॉब आया, आपके पास नौकरी के ऑफर्स 10 तरफ से आए, वो तो आदर्श स्थिति है। सपोज ऐसा हुआ, 10 तरफ से आपके पास क्या है, प्रस्ताव आए जॉब के लिए। अब आपको सोचना है कि मैं कौन सा जॉब करना, तो एक ही है ना भैया, करना तो एक ही जॉब है। तो आप बैठ करके करते मूल्यमापन, इवैल्यूएशन एंड देन सिलेक्शन। हाँ भैया, मुझे जो जॉब चाहिए ना, वो मेरे ना ज्यादा मोटी पगार वाला चाहिए। एक मुझे जो जॉब चाहिए उसमें ना मुझे काम कम लगे, छुट्टी अच्छी मिले, मेरे को टेंशन बहुत कम हो, ये जॉब मुझे एक्सपेक्ट है। क्या कर रहे हैं आप, इवैल्यूएशन। आप जो 10 जॉब है ना, उनमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि मेरे लिए बेटर कौन, वही आप यहां करेंगे। आपके पास 1000 वैरायटीज आई है, 1000 किस्म आई है, उसमें आप जो है वो 2 चुन रहे, बोले तो एक को आप मेल रखेंगे और दूसरे को फीमेल रखेंगे। तो ये दोनों को क्यों चुने, बाकी ये रिजेक्ट क्यों करे आपने? क्योंकि आपके हिसाब से जो बेस्ट है, आपकी इच्छा जो है वो ये 2 पूरी कर सकते हैं, इसीलिए आपने इसका सिलेक्शन किया। उसके पहले आपने इसका मूल्यमापन किया, इवैल्यूएशन देन सिलेक्शन। मैं तो हमेशा बोलता है कि हम लाइफ पार्टनर जब चुनते हैं तो यही स्टेप अपनाते हैं, इवैल्यूएशन एंड देन सिलेक्शन। मेरे लिए अच्छा कौन सा लाइफ पार्टनर रहेगा, मेरे लिए अच्छी नौकरी कौन सी रहेगी। जब चुनना ही है नौकरी को तो हम द बेस्ट चुनेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर द बेस्ट एंड डिजायर्ड क्वालिटी सबसे ज्यादा आपके हिसाब से जो है उसको आपने चुना है, दिस इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। उसके बाद आते हम क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। अब ये प्रैक्टिकल स्टेप है जिसमें मेंडलिज्म हम लागू करते हैं। हालांकि इसमें जाने से पहले कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी। ये 2 जो वैरायटीज आपने चुनी, ये 2 वैरायटीज आपने चुनी थी, ठीक है। इनमें आप क्या करते हैं कि एक को आप जो है वो मेल यू कंसिडर वन एज द मेल पेरेंट and second as the female parent. Suppose this is A and the B. Okay, इनकी स्पीसीज एक ही है लेकिन वैरायटीज अलग अलग है, इनकी क्वालिटीज अलग अलग। तो एक को आप मेल और दूसरे को आप फीमेल कंसिडर करते हैं या उनको पेरेंट्स बनाते हैं, मेल और फीमेल। हालांकि ये बाइसेक्सुअल है, ये भी बाइसेक्सुअल है, मतलब ये मेल प्लस फीमेल है, ये भी मेल प्लस फीमेल। अब मेरी बात को समझते हैं। तो क्या करेंगे भैया, 2 में से एक को आप मेल रखते और एक को आप फीमेल रखते, तो विच पेरेंट इज मेल, विच पेरेंट इज फीमेल। भाई जिसका आप पोलर इस्तेमाल कर रहे हो मेल हुआ और जिसके स्टिग्मा पे डाल रहे हो फीमेल हुआ। बात समझ रहे? मान लो दिस इज द फ्लावर और मैं सिर्फ यहाँ पे निकाल रहा यू नो फीमेल सेक्स, सॉरी मेल है, तो यहाँ पे सिर्फ हम निकालेंगे एंड्रोशियम। ये रहा एंड्रोशियम, लेकिन इसके पास जो है वो गाइनोशियम भी है, ठीक है।
और इसके पास जो है वो भी फ्लावर है, और इस फ्लावर के पास भी दोनों सेक्स प्रेजेंट है। दिस इज द फीमेल सेक्स एंड दिस इज द सपोज ये रहा मेल सेक्स। तो आपने इसको क्या बोला फीमेल, इसको क्या बोला मेल, लेकिन ये तो दोनों तो बाइसेक्सुअल है, इसके पास मेल है फीमेल, इसके पास मेल है फीमेल, तो इसको फीमेल क्यों बोल रहे हैं भाई? जिसके ऊपर आप जो है वो पोलन डिपॉजिट करते हैं वो हुआ फीमेल, जिसके पोलन डिपॉजिट करते हैं वो हुआ मेल। ये क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन की स्टेप है जो दुनिया भर में कॉमन है। द प्लांट टू विच यू आर कंसिडरिंग एज अ फीमेल पैरेंट, जिसको आप फीमेल पैरेंट बोल रहे, सपोज बी इज द फीमेल, तो इसके कली की अवस्था में बर्ड कंडीशन में जाकर के इसका मेल सेक्स आपको निकाल देना है। इसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन। बड़े फ्लावर है तो कैंची से काट सकते हैं, छोटे तो अल्कोहल में डुबो दो या गर्म पानी 70 डिग्री का उसके अंदर डुबो दो, मेल सेक्स मर जाता है। और जिसके साथ हमने ई माने रिमूवल, मैस्कुला माने मेल सेक्स, इमैस्कुलेशन करा उसको, ये इमैच्योर कंडीशन में करा, कली की अवस्था में करा, इसको खुला नहीं छोड़ सकते, इसके ऊपर अनवांटेड पॉलिनेशन हो जाएगा, और इसीलिए इसका करते हैं हम बैगिंग। क्या करें? बैगिंग करें। इमैस्कुलेशन करने के बाद बैगिंग करें। अब जब ये कली थी तो ये भी कली थी, तो हम इंतजार करते मैच्योरिटी का, और जैसे मैच्योरिटी आती है दोस्तों तो इसके पोलन्स हम जमा करते हैं। वी कलेक्ट द पोलन्स ऑफ दिस मेल पैरेंट। मेल पैरेंट से आप पोलन्स को जमा करते हैं। ये पोलन आप ले करके, पोलन्स आपने जमा करे पेट्री डिश में, ये पोलन जमा करे, ये पोलन्स आप इसकी मैच्योरिटी पे आ गई, अब इसका बैग निकाल दे और ये पोलन इसके ऊपर डस्ट करते हैं। इसके पोलन आपने इस पे डाल दिए। क्यों? इन दोनों की क्वालिटीज आपको एक नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज इस प्लांट का जो है ना वो आपको प्रोटीन अच्छा लग रहा है, तो इस प्लांट का सपोज आपको प्रोडक्शन अच्छा लग रहा है, इसका प्रोडक्शन ज्यादा है, रेजिस्टेंस है, और इसके प्रोटीन क्वालिटी प्रोटीन है इसके अंदर, तो इसलिए आपने दोनों को चुना। दोनों के लक्षण आपको एक पे चाहिए, तो एक का पोलन दूसरे का स्टिग्मा, एक का मेल सेक्स दूसरे का फीमेल सेक्स। जिसका फीमेल सेक्स उसका इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन के बाद बैगिंग, और उसके बाद आप जाएंगे क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन, और फिर से इसके ऊपर बैग बांध देंगे। अब दोस्तों इसके बाद जो आपको अगली पीढ़ी मिलेगी वो पीढ़ी होगी F1 जनरेशन, हाइब्रिड जनरेशन, दैट विल बी F1। तो इस F1 में दोस्तों इसका क्वालिटी प्रोडक्शन भी होगा और हायर प्रोडक्शन एंड रेजिस्टेंस ये भी होगा। इन दोनों के लक्षण इसके अंदर उतरेंगे, ये मेंडल ने हमको सिखाया। तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के बाद यू गो फॉर सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपेरियर रिकॉम्बिनेंट्स, माने आपके जो आइडियल कॉम्बिनेशन है वो कितने प्लांट्स में आए हैं। ये F1 बढ़ रही दोस्तों, ये अभी ये जो प्लांट्स बढ़ रहे हम जो बना रहे वो F1 पीढ़ी है। दिस इज F1 जनरेशन, दिस इज F1 हाइब्रिड जनरेशन, फर्स्ट फीलियल यू नो द जनरेशन, पहली पीढ़ी, दोनों के क्रॉस के बाद बने वाली ये पहली नस्ल, पहली पीढ़ी, दिस द फर्स्ट जनरेशन। अब इस जनरेशन में आप क्या करेंगे, इस चीज को करेंगे सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपेरियर रिकॉम्बिनेंट्स। ये सब जो है रिकॉम्बिनेंट्स, क्यों? ए एंड बी प्लांट का कॉम्बिनेशन हर एक में हुआ, इसका फीमेल सेक्स है, इसका मेल सेक्स है, जिसका फीमेल सेक्स उसी से बीज लेना दोस्तों, इससे सीड ले लेना है। इस मेल पेरेंट को सीड आ भी सकते हैं, लेकिन उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन से बनने वाले नहीं है। सो यू सिलेक्ट, टेक द सीड ऑफ दिस वन एंड मेक द सोइंग। आप इसका लगाते हैं जमीन में, और जो निकले वो F1 पीढ़ी सारी सारी रिकॉम्बिनेंट है, और इसमें से आपको सुपेरियर वाले रिकॉम्बिनेंट चाहिए। सिलेक्शन ऑफ सुपेरियर रिकॉम्बिनेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ? बेस्ट वाले, भाई हाईएस्ट प्रोटीन हाईएस्ट प्रोडक्शन, हाईएस्ट प्रोटीन हाईएस्ट प्रोडक्शन एक मिला इस प्लांट में। सपोज इनकी संख्या जो है वो 1 लाख है। अब 1 लाख में से आपको जो है वो 100 चुनना, 100। सो इसमें मिला, इसमें मिला, बाकी में नहीं मिला, बाकी में नहीं मिला, तो ये रिजेक्टेड है। रिकॉम्बिनेशन इन दोनों का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो 1, 2, 3 में मिला, इनमें वो लेवल नहीं मिला जो इनमें 1, 2, 3। इसमें जो लेवल ऑफ रिकॉम्बिनेशन है, इसके और इसके लक्षण जो मिले हैं
वैसे इनमें उस डिग्री में नहीं मिले, इसलिए इनको रिजेक्ट किया और सिलेक्ट किया। जिनको सिलेक्ट किया दोस्तों वो सुपेरियर है। रिकॉम्बिनेशन तो सब में है, लेकिन बेस्ट रिकॉम्बिनेशन किस में है? 1 2 3 में। और उसके बाद हम जाते हैं, उसका प्रोडक्शन लेते हैं, और अब हम क्या करते हैं? वी गो फॉर फाइनल स्टेप, टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर। न्यू कल्टीवर माने नई जात, नई वैरायटी जब मार्केट में लानी है तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ता है, वो बोलता मैं कि आप जो है वो देश के अलग अलग कोने में, कंट्री के भाई नॉर्थ एंड, व्हाट यू से, साउथ एंड, द वेस्ट एंड, द ईस्ट एंड, सेंट्रल एंड, ये अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स हैं देश के, ये अलग अलग वातावरण के हिसाब से पड़े वाले एरियाज है। तो आप वो नई फसल, नई जो आपने बनाई है इस तरह से क्रॉसिंग करके, नई 1 2 3 को सिलेक्ट करा और फिर आप उसके बीज लिए, तो उन बीजों को आप 1 2 3 4 5, सपोज आप इंडिया को देखते हैं तो भारत में आप उस बीज को, नए बनाए वाले बीज को, नए जात के बीज को कश्मीर में लगाएंगे, नंबर 2 कन्याकुमारी में लगाएंगे, नंबर 3 गोवा में लगाएंगे या मुंबई में लगाएंगे आसपास, और नंबर 4 आप वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, आसाम में लगाएंगे। पश्चिम बंगाल हुआ पूर्व, ईस्टर्न हिस्सा, नॉर्थ हिस्सा, साउथ हिस्सा, वेस्टर्न हिस्सा, माने देश के सेंट्रल हिस्सा नागपुर में लगाएंगे। सेंटर ऑफ द कंट्री इज नागपुर, महाराष्ट्र। तो आपने उस फसल को देश के अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में लगाया और आप ये देखना चाहते कि उसका परफॉर्मेंस क्या है। अब जब वो नई बीज को लगाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से बनाए वाले बीज को जब लगाते हैं तो उनको आइडियल इरिगेशन, आइडियल फर्टिलाइजर, आइडियल न्यूट्रिएंट्स, आइडियल एटमॉस्फेयर देते हैं, सब कृत्रिम देते हैं कई बार, और उस स्थिति में उसका परफॉर्मेंस क्या है दैट यू वांट टू सी, वहां पर भी इवैल्यूएशन करते हैं आप, यू गो फॉर इवैल्यूएशन दैट इवन ये सपोज हमने लगाई नागपुर में वैरायटी, सपोज दिस बिलोंग्स टू राइस, तो नागपुर में ऑलरेडी जो राइस यहां उगता था उसके मुकाबले, उसके कंपैरिजन में ये जो नया वाला राइस की जात हमने बनाई उसका परफॉर्मेंस क्या है। क्या हमने कोई गलती तो नहीं करी? भाई पहला ही राइस बेटर था। अगर ये राइस अगर उसके नागपुर की गर्मी झेल नहीं पा रहा, ये मुरझा जा रहा, या इसका प्रोडक्शन लेट हो रहा, फिर तो हमारी पहली जाति अच्छी थी। तो ये कंपैरिजन भी हर हिस्से में करते हैं, तब तक उसको मान्यता नहीं मिलती एज ए न्यू वैरायटी, क्योंकि हमको ये भी देखना है कि आप ये जो लगाते हैं वो सक्सेसिव 3 जनरेशंस तक लगाते, तब तक बैग बांध करके किसान के हाथ में बैग देने की परमिशन गवर्नमेंट नहीं देता। आप न्यू कल्टीवर माने नई जात को जब एक आधे एरिया में लगाते हैं तो सक्सेसिव 3 पीढ़ियां उसको लगाना पड़ता है, मिनिमम 3 जनरेशंस तक लगाते हैं। इस पीढ़ी में, नेक्स्ट पीढ़ी में, और उसके बाद नेक्स्ट पीढ़ी में उसका परफॉर्मेंस क्या है दैट यू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, एंड उसके बाद इट इज अलाउड एज ए न्यू वैरायटी। एक नई नस्ल, एक न्यू कल्टीवर बोल के आप उसको परमिशन देते, तब तक नहीं देते। दिस इज द टेस्टिंग माने उसकी परीक्षा लेना, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन माने, कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है उसको दुकानों तक भेजना, उसको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करके, बैग बंद करके, उसके बैगा बना करके, सीड बैग बोल के, एक नई वैरायटी की बैग बोल करके उसको रिलीज करना। दिस इज द कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर माने नई जात, नई वैरायटी, न्यू वैरायटी इज कॉल्ड एज ए न्यू कल्टीवर। दीज आर द स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। हाइब्रिडाइजेशन वाली प्लांट ब्रीडिंग दोस्तों, ये सिलेक्शन वाली नहीं है, दिस इज हाइब्रिडाइजेशन वाली प्लांट ब्रीडिंग। यहाँ पे हम क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, ये सेक्सुअल तरीका है, मेंडल ने पढ़ाया। थैंक यू वेरी मच।